सो गुड इवनिंग। केमिकल बॉन्डिंग बेटा हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कोज़ल लुईस अप्रोच की। वहां पे हमने लिविड डायग्राम बनाना सीखा। इसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने VSEPR को भी देखा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखी, हाइब्रिडाइजेशन देखा, और फिर हमने एक एटॉमिक ऑर्बिटल के एक एटम के ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट देखे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनका अरेंजमेंट कैसा होता है और उसके बेसिस पे हमने अपने शेप डिसाइड करना सीख लिया। अब जब हम बात करते हैं किसी भी थ्योरी की, तो बेटा अगर उसके प्लस होते हैं तो कुछ माइनस भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव की, लिमिटेशंस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस की, तो आज पहले इस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। क्यों जरूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इसको समझने के लिए पहले जरा जानते हैं लिमिटेशंस क्या हैं VBT की। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन लिखिएगा। फर्स्ट लिमिटेशन जो है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने पढ़ा था ना, हाँ, जहां पर ओवरलैपिंग हो रही थी कंप्लीटली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। जरा याद कीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था। किसी एक के पास लोन पेयर था, यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आप कह सकते हैं, और उसने वो डोनेट कर दिया था किसी को जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था। फाइन, तो पॉइंट लिखिएगा, इट डज not explain formation of coordinate bonds, और इसमें क्लियरिटी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ fully filled या completely filled, fully filled and vacant orbitals, बात समझ में आई? तो एक लिमिटेशंस ये थी, ये चाह के भी बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी अच्छी बताई, बट इस चीज को ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा था कि जो वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस हमने पढ़ा था ना, ये किस पे था? पेयरिंग पे था। भाई पूरी की पूरी थ्योरी किस पे थी? पेयरिंग पे बेस थी। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इसको भी लिख लीजिएगा, अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ odd electron bond। ठीक है, हाँ, इसको आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग किसकी हो गई? हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल की। हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, अगर आप इसके एग्जाम्पल समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जाम्पल है बेटा H2+, ये H से मिलके बना और H+ से मिलके बना। अब थोड़ा सा सोचिएगा जरा, ये H+ क्या है? H क्या? हाइड्रोजन था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था। H+ क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया, खाली प्रोटॉन बचा। लेकिन जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो एक ऑर्बिटल बचा ना, वैकेंट हो गया, पूरा खाली हो गया। यस, तो 1s ऑर्बिटल जो था, ऑर्बिटल तो उसी के पास है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो यहां पर आपके पास ये आपका हो गया वैकेंट ऑर्बिटल, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये आपका हो गया हाफ फिल्ड। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। अब H2+, ये बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं H2-। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये थ्योरी बताइए।
ठीक है। H2 माइनस में क्या है, आपने कहा एक H और एक H माइनस। H माइनस का मतलब क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, यानी ये आपका हो गया फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। हाँ, H तो प्रोटॉन डिसाइड करेगा ना बेटा, ये तो हमने पहले बात कर ली कि प्रोटॉन जो है वो डिसाइड करते हैं एलिमेंट क्या है, तो वो तो है। लेकिन H माइनस जो आयन बन रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और आ गया, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑर्बिटल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, एक ही तो ऑर्बिटल होता है उसमें। अच्छा, अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्ड बनाया, क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, और ये है आपका, लिखिए अनेबल टू एक्सप्लेन, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं, अनेबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बेटा दो टर्म होते हैं, ये हमने पहले भी बात की, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद इसको बात करेंगे डिटेल में, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। एक को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, एक को रिपेल करता है। इसका मतलब एक मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में उसी डायरेक्शन में मैग्नेट बनाता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अपने क्लास 10th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक। अब मैं यहां पर एक एटम मॉलिक्यूल कुछ भी मान लीजिए इसको, ठीक है, इसमें अगर इधर साउथ बना और इधर नॉर्थ बना तो क्या होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बन किसकी वजह से रहा है, ये बन रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट। अब जरा दूसरी चीज देखना, मान लीजिए इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ये साउथ नॉर्थ है, यहां पर बन गया नॉर्थ, यहां पर बन गया साउथ, तो ये क्या होने लगेंगे, रिपेल होने लगेंगे। कुछ बात समझ में आई? तो बस ऐसे ही डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अभी इसकी चिंता मत कीजिए, इसको अभी डिस्कस करेंगे आगे, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस है। हाँ, अब क्या होता है, अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका होता है, यही लिख लेते हैं, डायामैग्नेटिक होता है अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या आप कह सकते हैं जीरो अनपेयर्ड। डायामैग्नेटिक में लिख लीजिए जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और पैरामैग्नेटिक क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास है, वन या उससे ज्यादा हो सकते हैं। फाइन। तो ये थ्योरी ये कहती थी, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लें, अगर आपको याद हो तो अब तो बहुत बार लिख चुके हैं, 1s2 2s2 2p, x में 2 मान लेते हैं, 2py 2pz, ठीक है, 1 1 हो गए, चेक करो जरा, क्लियर है? चलिए ऐसे ही एक और हमने ओ लिया, 1s2 2s2 2px में 2 हो गए, 2py 2pz में 1 1 हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन आपके। अब बेटा क्या हुआ, इन्होंने बॉन्ड बनाया, इन्होंने बॉन्ड बनाया, फाइन। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 0। उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। बट जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसको एनालाइज किया गया, तो O2 जो है, O2 इज फाउंड
पैरामैग्नेटिक, O2 इज फाउंड पैरामैग्नेटिक। हाँ, एक्सपेरिमेंटली लिख लीजिएगा। थ्योरी एक बात कह रही थी और एक्सपेरिमेंट कुछ और बात कर रहे थे, इसका मतलब थ्योरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। फाइन। हाँ, गड़बड़ी मतलब लिमिटेशंस, आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फाइन। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है। इसके अलावा कुछ बुक्स एक पॉइंट और लिख लेती है, नोट कर लीजिए। 4th पॉइंट हम लिख रहे हैं, VBT does not explain the colors of halogen. The colors of halogen. तो बेटा VBT की जो लिमिटेशंस थी उनको काउंटर करने के लिए एक और थ्योरी आई जिसका नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फाइन। और हुंड और मोलिकन, इन्होंने 1932 में इस थ्योरी को दिया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका अगर आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये एज इट इज पूछे जाते हैं। फाइन। थ्योरी काफी कुछ मिलती जुलती है जैसे पहले है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल की बात हो रही, तो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट in the various molecular orbital as the electrons of atoms are present in the various atomic orbital. अब समझिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल था क्या? एक स्पेस था न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, एक स्पेस था न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिसके डिफरेंट शेप थे। ठीक है, तो कहा गया कि भाई यहां पर अगर एटम के बारे में आप बात करें तो एटम, वो इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिटल में रहता है। ठीक, सिंगल एटम की बात की, मान ली आपकी बात। जब कहा गया मॉलिक्यूल के बारे में, तो मॉलिक्यूल में भी कहा गया कि भाई मॉलिक्यूल के कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वही ऑर्बिटल्स, हाँ, वहां पे जो स्पेस है किसी मॉलिक्यूल में होगा जिसमें इफेक्ट किसका आ रहा होगा, जितने एटम है उनका इफेक्ट हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होंगे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वैसे ही आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल में जो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है या उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% से ज्यादा है, तो वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही वहां पे रहेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज and proper symmetry combine to form molecular orbital. अब जैसे हमने बात की थी जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन किया था, हमने कहा था जिनकी एनर्जी क्लोज है और सेम है वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह की बात हो रही है, बट यहां पर एक डिफरेंस आ गया, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री सेम होना चाहिए, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन बनाएंगे? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल या एक्चुअली में सेम ही ली जाती है। ठीक है, और सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए दोनों, यानी 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p 2p के साथ कंबाइन करेगा, 2px 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py के साथ नहीं कर सकता क्योंकि सिमेट्री डिफरेंट होगी, एक x एक्सिस में दूसरी y एक्सिस में। बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और लिखिए, इन्होंने कहा कि भाई जब ये ऑर्बिटल चाहे फुली फिल्ड हो, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड and vacant orbitals may participate, इसको यहां पे ऐड कर लीजिए, ये एक पॉइंट और है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो एक पॉइंट और आ गया, और वो पॉइंट क्या है? फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। कोई भी किसी भी टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें
एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, दोनों हैं, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करने की। केवल कंडीशन क्या है? केवल कंडीशन क्या है? एनर्जी सेम और शेप या सिमेट्री सेम। क्लियर? अच्छा, जरा से इसको साइड में समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये कंबाइन कर जाएगा एक वैकेंट ऑर्बिटल से। ओके, ये भी कंबाइन कर सकता है, ये भी कंबाइन कर सकता है, फाइन। अच्छा, ये तो कंबाइन करेगा ही करेगा। ऑब्वियसली जब कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हाँ, एक और कंडीशन भी हो सकती है भाई, ये वाला और ये वाला। हाँ जी, एक हाफ फील्ड एक कंप्लीटली फील्ड, ये भी कंबाइन कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आई तो उसने वीबीटी की जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, जिनमें यह कहा गया कि हाफ फील्ड, पॉली फील्ड, वैकेंट ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर पाएंगे या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपके जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिमिटेशंस के थे, जैसे ही ये वाला पॉइंट आया उसने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया, कैसे दिया वो आगे समझना, जब थ्योरी समझेंगे तब, पहले उसके फीचर्स देख लें। तो दोनों पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट कहता है, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus। अब आपको याद होगा जब हम बात करते थे हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम कहते थे कि एक ही एटम के बात हो रही है, एस और पी दोनों उसी के थे, याद आया? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस केवल उसी एटम का, बट यहां पे in a molecular orbital it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। तो जितने एटम मॉलिक्यूल में, भाई होगा क्या, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो इसकी शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, बट एक एटम यहां पर भी है, तो ये भी तो इस पे इफेक्ट डाल रहा होगा। भाई शेयरिंग, मान लीजिए ये दोनों ने शेयरिंग की हुई है और इसकी यहाँ पे प्रेजेंस है, बॉन्डिंग तो इसकी बनी हुई, इसकी ऐसे बॉन्डिंग बनी हुई है, लेकिन इसकी प्रेजेंस इस इलेक्ट्रॉन को भी तो इफेक्ट कर रही होगी। बात समझ में आई? यस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ऑल्दो इतना डिटेल में अभी आपके यहाँ पे नहीं है, बट पॉइंट तो समझना पड़ेगा ना, जो उसमें लिखा हुआ है वो तो समझना पड़ेगा। ओके, सो thus an atomic orbital is monocentric। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो वो मोनोसेंट्रिक होता है, एक न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है उसी एटम का जिसके ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। बट जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो पॉलीसेंट्रिक होता है, जितने भी एटम्स हैं उनका इफेक्ट वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, डिपेंड करेगा। फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbital। जितने atomic orbital combine करेंगे उतने ही molecular orbital बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं इसको एक बॉक्स से दिखा रहा हूं, और एक और ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए, ठीक है। ये दोनों, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये दोनों आए, इन्होंने कहा भाई हम दोनों जो हैं वो कंबाइन होना चाहते हैं, तो ये दोनों का जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, और आपके पास इस तरह से, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये एनर्जी लेवल दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। ये मान लीजिए मेरे पास एनर्जी है जिसकी कुछ वैल्यू है x, तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉक्स नीचे और एक बॉक्स ऊपर। इसकी एनर्जी लो और इसकी एनर्जी हाई, फाइन। और इन्हें आप नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रेड वाले जो दिख रहे हैं आपको, ब्लैक वाले जो थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दोनों मिले
दोनों जब मिले तो उन्होंने कहा भाई आपका खत्म हो गया, आप तो मिलके हमने क्या बना दिया, दो नए ऑर्बिटल बनाए जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इनमें से जिसकी एनर्जी लो होगी वो मोर स्टेबल, और जिसकी एनर्जी हाई होगी वो लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आई? अब उन्होंने यहाँ पे एक नाम भी नोट कर लीजिए, जो लोअर एनर्जी वाला था उसको कहा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ लिख दिया मैंने शॉर्ट में, बीएमओ, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हाई एनर्जी वाला था उसे कहा गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो काफी कुछ उसी तरह का है, बट हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया, जब वो बने तो सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट बनाए थे उन्होंने, याद आया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्विवेलेंट थे। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल दो आए और वो दोनों मिलके, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एटम 1 है, बिल्कुल आप इसको ऐसे मानिए, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। एटम 1 और एटम 2 आए, दोनों ने अपने अपने ऑर्बिटल कंबाइन किए, मान लीजिए 1s कंबाइन हो रहे हैं। चलिए आप एग्जांपल देखना चाहें तो H है, H है, ठीक। इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 1s है, ये भी 1s है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल लेके आ गए, ये कंबाइन हुए और इन्होंने दो नए ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, और अब वो नई एनर्जी के हिसाब से जाएंगे, तो दोनों अभी कहां जाएंगे, पहले लोअर एनर्जी पे, और ऊपर कौन होगा, 0, यहां कोई नहीं जाएगा, हायर वाले पे कोई नहीं जाएगा। बेटा क्यों नहीं जाएगा, बचे ही नहीं ना। सबसे पहले हुंस रूल पढ़ा था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, पहले इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो नए ऑर्बिटल में इस तरह से जाएंगे। समझ में आया? हाँ, यही पूरी चीज स्टडी करनी है आगे हमें। तो बेटा फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। When two atomic orbitals combine, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। One is known as bonding molecular orbital, BMO जिसे हमने नाम दिया, और दूसरे को आपने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। वो मैंने आपको समझा दिया, आप बिल्कुल उसको समझने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो जो लोअर एनर्जी वाला है उसी को आप कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या आप ये कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, एक ही बात है, ठीक। तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेटर होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, जितना नीचे आपका जैसे एनर्जी लेवल हमने दिखाया था ना आपको, ये आपने दिखाया था एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, एक जितना नीचे जाएगा, ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसे डेल्टा ई कह दूं, तो दूसरा जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो उतना ही ऊपर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल आएंगे, इनकी कुछ एनर्जी है, दोनों की बराबर होगी तभी ये कंबाइन करेंगे, तो एक लेवल नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, बट दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होगा। कहां से? मीन लाइन से या सेंटर लाइन से, ठीक है। एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, तो एक जितना स्टेबल होगा दूसरा उतना ही अनस्टेबल, या बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। ये जब मैंने आपको molecular orbital की डेफिनेशन बताई उसी समय आपको बताया
कि जैसे एटम में है, बस अब आप उसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में देख रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस सबका आ गया। क्लियर है? ओके। और लास्ट पॉइंट भी नोट कर लीजिए इसका, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद Aufbau principle, obeying the Pauli's excluding principle and Hund's rule। तो भरने का तरीका अभी भी वही, पहले लोअर एनर्जी वाले पे, फिर हायर चलता चलता चला जाएगा। क्लियर है? अब बेटा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक दिन मैंने आपको कुछ टर्म्स यूज किए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद आया? एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक्चुअली है क्या, ये सारी कहानी वेव फंक्शन की है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है उसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। हाँ, ये धीरे धीरे क्लियर होगा आपको, और डिटेल में तो हम इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम वेव पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया लेते हैं। सपोज हमारे पास वेव है, वेव सबने पढ़ा हुआ है। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि एक ये कोई वेव हमारे पास है, फाइन, और एक सेकंड वेव अभी मैं डिफरेंट ले रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। एक ये ग्रीन कलर से वेव दिखाई आपको, तो दो वेव है। अब इसको जरा सी समझिएगा कि सपोज इसका एम्पलीट्यूड, ओके, ग्रीन वाला एम्पलीट्यूड मैं थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर दूं। हाँ, ये एम्पलीट्यूड लेट से 10 है और रेड का एम्पलीट्यूड लेट से 15 है। ठीक, तो जरा समझना, ये पॉइंट 10 और ये पॉइंट 15, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे ना, तो आपका टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये तो सबने पढ़ा हुआ है, टोटल एम्पलीट्यूड 25 हो जाएगा। इसी को आप भाई 10 और 15 दोनों मिक्स हो गए, तो आपकी ये ब्लैक कलर की जो वेव आपको दिख रही है ना, इसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। और ऐसा तब होता है जब आपकी वेव सेम फेज में हो। ये फेज वाली चीज आगे पढ़ेंगे, बट सिमिलर हो। यहां पे आप बस इतना समझ सकते हैं कि जब वो एग्जैक्टली सेम वे में हो। सेम वे मतलब देखिए कैसे, ये मैंने आपको एक वेव दिखाई है, इसका ये ग्रीन कलर वाले को देखिए, ग्रीन कलर वाले को, ठीक है। हाँ, जिधर इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, रेड का भी पॉजिटिव इधर ही है, तो दोनों का पॉजिटिव सेम है। यहां पे ये ऐड हो गए, प्लस और प्लस मिल गए, ठीक। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन का माइनस और रेड का माइनस, माइनस माइनस भी ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर मैं आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाऊं, लाइक दिस, हाँ जी, एक ये है और दूसरी वेव मैंने आपको इस तरह से दिखाई है। ये समझ में आया? अब जरा समझिएगा, रेड का प्लस और ग्रीन का माइनस, ये दोनों जब ऐड होंगे, ये कितना था 15 और ये कितना था आपका 10, मिलके क्या बनाएंगे बेटा? 15 प्लस है, 10 माइनस है। अब जब मिलेंगे तो अगर किसी ने उधार लिया हुआ है और दोनों, ऐसे समझ लो ना, नेगेटिव मीन्स उधार। हाँ, अब आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, उसकी जेब में भी 100 रुपए थे, तो मिलके कितने हो गए? 200। पार्टनरशिप तो यही हुई ना, ठीक है। अब एक के पास उधारी थी 100 रुपए की और आपके पास 100 रुपए थे, तो मिलके कितने हो गए? जब पार्टनरशिप हो गई तो फिर तो उधार आपको चुकता करना पड़ेगा, तो वो 0 हो गए। तो ये चीज आपकी क्या है? डिस्ट्रक्टिव। बात समझ में आ रही है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की? तो अगर ये सेम हो, प्लस और प्लस ऐड हो रहे हो, प्लस और प्लस सेम हो, तो उसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और प्लस और माइनस अगर हो रहे हो तो वो डिस्ट्रक्टिव कहलाता है, फाइन। और आप देख रहे हैं जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो साइज बड़ा हो गया,
और डिस्ट्रक्टिव में साइज छोटा हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री में भी इन्हें दिखाया गया, बस यहां पर क्या कहा गया, दो फंक्शन, ठीक है, ये मैथ्स का भी पार्ट है, फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो आपके दो फंक्शन, आई एम कॉलिंग इट फाई ए प्लस फाई बी, ये आपका हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में मैं इसी को यूज करूंगा फाई ए माइनस फाई बी, फाई ए माइनस फाई बी, ये मेरा हो गया डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? और अगर आपको याद हो, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, वो हमने आपसे कहा था ज्यादा तो नहीं करना है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि ये स्क्वायर फंक्शन इसे डिफाइन करता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फंक्शन का स्क्वायर डिफाइन करता। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्चुअली यही आपकी एनर्जी को देखेगा, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं फाई ए प्लस फाई बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, हाँ सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर प्लस 2 फाई ए फाई बी, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, तो क्या आएगा, फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर माइनस 2 फाई ए फाई बी। कुछ बात समझ में आई? तो ये जितना एक्स्ट्रा है, ये उतना ही नेगेटिव साइड में एक्स्ट्रा है। तो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस आता है, वो जो आपकी कॉमन एनर्जी है उससे ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर आएगा। हाँ, एक कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, हाँ, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका टर्म याद रखिएगा, LCAO शॉर्ट में कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, to form molecular orbitals takes place only if the following conditions are satisfied. The combining atomic orbitals must have the same or nearly the same energy. Nearly the same energy means 1s combine करेंगे। For example, आप कहेंगे 1s combines with 1s। 1s और 2s में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, 1s और 2s कंबाइन नहीं करेंगे, 1s 2p कंबाइन नहीं करेंगे, 2s 2p कंबाइन नहीं करेंगे, फाइन। हाँ, तो 1s के साथ 2px के साथ इस तरह से आप कहेंगे एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, फाइन। फिर है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से मैंने ये लिख दिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि px के साथ कंबाइन करेगा, px py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? px जो है वो px के साथ कंबाइन करेगा, py जो है वो py के साथ कंबाइन करेगा। py और pz आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। तो एक तो एनर्जी की थी, एनर्जी में तो px और py कंबाइन कर सकते हैं ना, दोनों की सेम एनर्जी होती है, लेकिन सिमेट्री के अकॉर्डिंग px और py कंबाइन नहीं करेंगे। तो px किसके साथ कंबाइन होगा? px के साथ। कौन सा? 2px है तो 2px के साथ, 3px है तो 3px के साथ। बात समझ में आ गई? ओके। और लास्ट पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पहले हमने पढ़ाई है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है कि स्ट्रेंथ तभी मिलती है जब ओवरलैपिंग ज्यादा हो।
बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने आपसे कहा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। अब बेटा समझने के लिए जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, देखिएगा आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s रेड कलर से मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंबाइन हुए और इन्होंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए हैं। हाँ, तो ये 1s और 1s सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और आप देख रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है सिग्मा 1s, लिखा है सिग्मा 1s। ये वाला है बॉन्डिंग और ये वाला है एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, यहां पे प्लस प्लस, यहां बीच में आपके माइनस लिख दिया। माइनस का मतलब डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और यहां ये प्लस और प्लस हुआ, ये आपका हो गया मोर स्टेबल यानी लेस एनर्जी, ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा। इसे ही हमने कहा था कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर। अब अगर आप देखें तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश की। प्लस माइनस से हमने रेड और ब्लू ले लिए, एक को हम प्लस कहेंगे, एक को हम माइनस कहेंगे। सपोज रेड को आपने प्लस कहा, ठीक है। हाँ, अब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर 1s और 1s आए, दोनों आए, सब्ट्रैक्ट हो रहे। सब्ट्रैक्ट का मतलब डिस्ट्रक्टिव हो गया बेटा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में आप देख रहे हैं बीच में आपको क्या मिला, यहां पे नोड मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, बिकॉज वहां पे उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया एक दूसरे। बट जब आप कंस्ट्रक्टिव देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव में दोनों मिक्स हो गए। फाइन, आपकी जो एरिया था या जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया। बात समझ में आई? तो ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए यहां पे इस पे में दिखाया हुआ है, इसका साइज जो है वो बड़ा हो चुका है, यहां पे साइज छोटे हो गए। क्लियर? क्योंकि यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बिल्कुल इसी तरह से आप बात कर सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड का था एस के लिए। हाँ, 1s और 1s से सिग्मा बॉन्ड बना के दिखाया था। ये बेटा आपका p और p ऑर्बिटल यहां पे। हाँ, अच्छा, अब मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, हमारी जो INA है वो Z है। INA हमारी Z एक्सिस है। INA आपको बता चुका हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब ये देखिए ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। हाँ, अब यहां पे आप देखेंगे रेड और रेड कंबाइन हो रहे हैं, यानी प्लस और प्लस मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट केस आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव और ये आपका सिग्मा px बन गया। देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ये आपका बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम क्या देंगे? बॉन्ड कैसा बना, सिग्मा बना या पाई बना, ये बताओ पहले मुझे। सिग्मा बन रहा ना अभी? बिल्कुल। तो ये आपका हो गया सिग्मा 2px। 2px हमने क्यों नाम दिया? यहाँ पे देखिए 2px और 2px कंबाइन हो रहे हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बिकॉज अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका क्या आएगा? सिग्मा 2px। ठीक है। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग, इसको सिग्मा 2px स्टार लिख देते हैं। या देखिए आपको दिख रहा होगा सिग्मा स्टार, ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा स्टार 2px ऐसे भी लिख देते हैं, या सिग्मा 2px स्टार। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बिल्कुल। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, ये आपका प्लस और ये माइनस कंबाइन है। ठीक है, बिल्कुल। और अब जरा देखेंगे
पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, ठीक है। हाँ, पाई बॉन्ड आपको बताया था साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो अब देखिए साइडवेज है तो Z को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया था, तो मान लीजिए ये मेरे पास 2px है, यहाँ पे 2px लिया हुआ है, मैं भी 2px ले रहा हूं। 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो भी हो सकते हैं, वैकेंट भी हो सकते हैं, यह मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, ठीक। क्या होगा, दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक का नाम होगा पाई 2px और दूसरे का नाम होगा पाई स्टार 2px। बात समझ में आई? जिसमें स्टार नहीं लगा वो वाला है बॉन्डिंग और दूसरा वाला है एंटी बॉन्डिंग। जिसमें स्टार लगा हुआ है, जिसमें स्टार लगा उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आया है। यहां देखिए आप लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोअर वाली एनर्जी है बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक पॉइंट लिखिएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ये पढ़ा था, ओके। अब यहां ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डेफिनेशन तो नहीं लिखा रहा हूं, पहले आपको लिखाई हुई है, लिखेगा बॉन्ड ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। एक तो ये पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज नेवर, बॉन्ड ऑर्डर इज नेवर नेगेटिव और जीरो। तो अगर आपने कभी बॉन्ड ऑर्डर निकाला और वो नेगेटिव आ गया या जीरो आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव और जीरो मीन्स molecule does not exist, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और वो क्या गया, नेगेटिव या जीरो, फ्रैक्शन आ सकता है बेटा, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3, आप कहेंगे वन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं, अभी रेजोनेंस का केस आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो एक फॉर्मूला और लिखिएगा बॉन्ड ऑर्डर का, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये है आपका फॉर डायएटॉमिक, फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, ओनली भी लिख लेना, ओनली भी लिख लेना, केवल इन्हीं के लिए लगाना, इसे दो एटम होंगे तभी लगाना है। बॉन्ड ऑर्डर आपका है NB माइनस NA अपॉन 2। अब बात यह है कि भाई ये NB क्या और NA क्या, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन bonding molecular orbital and number of electrons in anti-bonding molecular orbital। इन सब के एग्जाम्पल आगे देखेंगे, बस अभी इसीलिए फॉर्मूले आपको लिखा दे रहा हूं, इनको वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम बॉन्ड ऑर्डर का पहले से जानते हैं, याद है ना, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला हमने आपसे और बताया था, क्या था, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, ये जनरली जो है इन केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक, और पॉलीएटॉमिक के लिए भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। याद है बॉन्ड एनर्जी? और हमने आपसे कहा था बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। चेक कर लो। हाँ, एक पॉइंट और पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ, याद आया? अच्छा, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या था? जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम एनर्जी या उतनी ज्यादा एनर्जी? अरे बॉन्ड लेंथ, अच्छा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन पता है क्या था? अरे करा तो रखा है, सी सी बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, इससे समझो ना। हाँ, सबसे बड़ा बॉन्ड कब होगा? सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है ना? सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा हो जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया और छोटा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ इज क्या कहें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये लिख दूं? ठीक है। हाँ बेटा, एक चीज ना इस पे ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ठीक है। हाँ, बॉन्ड एनर्जी वाले में कई बार थोड़ा सा खेल फंसता है, तो इसको चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं इसको आपको लिखा देता हूं, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिख लीजिए, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको मिलेगी वो आपको बॉन्ड लेंथ देखनी, बॉन्ड एनर्जी के लिए। ठीक है। इफ बॉन्ड लेंथ सेम, if bond length same, then check for polarity। ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट इसको डबल स्टार के साथ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक, repelled by magnetic field, repelled by magnetic field। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा all molecular orbitals in a molecule are doubly occupied। हाँ, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा आ ही नहीं सकते, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है। हाँ, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा। हाँ, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक के हिसाब से तो फेल ही कर गए थे ना पहले। ओके, दूसरा लिखिएगा पैरामैग्नेटिक
या फेरोमैग्नेटिक। देखिए इनमें नेचर इनका बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंस है इंटेंसिटी का। फेरोमैग्नेटिक बहुत लार्ज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4000 टाइम्स 2000 टाइम्स पैरामैग्नेटिक से। पैरामैग्नेटिक बहुत हल्का है, बहुत लाइट इफेक्ट, कई बार फील भी नहीं होता, बट इफेक्ट तो होता है। ठीक है, यस। इसमें आप लिख सकते हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हाँ, इस केस में वन और मोर molecular orbitals are singly occupied। तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, बिल्कुल। तो ये आपका कैसे होगा, ये जब अभी हम आगे फिल करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो इस पे मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें दो केस हैं। केस 1 में आपको दिखा रहा हूं, फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 14 प्रोटॉन्स। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 14 प्रोटॉन से ज्यादा हैं, जैसे आप O2 देखेंगे ना, O2 तो 8 और 8 16 हो गए। ठीक है, O2, बिल्कुल 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 ठीक। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 14 प्रोटॉन से ज्यादा है, 16 एंड अबव कह लीजिए। ठीक, तो सिग्मा 1s, हाँ मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, सबसे कम जो एनर्जी है वो सिग्मा 1s की है। देन वी हैव सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। हाँ ओके, एक ही वे में लिख लीजिए, एक ही वे में लिख लीजिए। ये समझ में आ रहा है बेटा? 1s से 1s मिलके सिग्मा बना, 1s सिग्मा बनाएंगे ना। हाँ, तो यहां पे आपने फिर 2s ने भी सिग्मा बनाया। अब p वाला क्या करेगा? सिग्मा भी बनाएगा और पाई भी बनाएगा। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, यहां पर इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो आपका होगा सिग्मा 2pz। हम ये z इसलिए ले रहे हैं कि हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z माना था। ठीक है, अभी भी हम वही मान के चल रहे हैं, तो हमने सिग्मा 2pz। ओके, इसकी एनर्जी आएगी। इसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये समझ में आया? इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी बेटा। क्यों? अरे वो तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो होगी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये कहानी समझ में आई? और सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2pz की। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये ऑर्डर यहां लिखा हुआ है बेटा। इसकी प्रैक्टिस बहुत सिंपल सा है वैसे। सिग्मा 1s स्टार आसान है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s के साथ साथ आ गए। फिर सिग्मा 2s स्टार। अब आया सिग्मा 2p। हाँ, सिग्मा 2p कोई भी आप ले सकते हैं, XYZ। इसके बाद पाई 2p। ठीक है, पाई 2p है जो आपने सिग्मा में ले लिया, उन दोनों को छोड़ के। ये पहले बॉन्डिंग वाले आएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग आएंगे। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था बराबर डिस्टेंस पे, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल थे p के, और यहां पर भी 3 थे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कौन बनेगा? मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये px, ओके साइड ले लेते हैं, ये px और ये px। ये
ओके, ये पी वाई, ये पी वाई, ये पी जेड, ये पी जेड, मैंने जानबूझ के रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, जिससे मैं उन्हें कंबाइन कर सकूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे जेड और जेड ने सिग्मा बना दिया, ठीक। सिग्मा ज्यादा स्टेबल या पाई ज्यादा स्टेबल? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, तो ये बेटा, ये आपका आ गया सिग्मा 2pz, ये समझ में आई? जितना ये नीचे आया उतना ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे आपका जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये दो बॉक्स आप यहां पे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब बाकी दोनों पाए बनाएंगे। पाए जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो पाए की एनर्जी ज्यादा होगी मतलब वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पे पी वाई और पी एक्स दोनों बराबर एनर्जी, ये दोनों बॉक्स यहां बन गए। ये कौन से बॉन्डिंग वाले? बिल्कुल इसी हाइट पर, सेम डिस्टेंस पर एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे। कुछ समझ आ रहा है? इसको आपने नाम दिया पाई 2px, पाई 2py। इसको आपने नाम दिया पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। आप चाहो तो 3px 3py पे भी जा सकते हो, बट इतने से काम चल जाएगा। ये समझ में आया? तो 14 प्रोटॉन से ज्यादा के लिए तो ये आपका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल और लेस देन 14 प्रोटीन। फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल और लेस देन 14 प्रोटॉन्स। देखिए यहां पे सेम है, ये भी सेम है, ठीक। प्रॉब्लम कहां आई? पाए वाला नीचे चला गया और ये सिग्मा ऊपर चला गया। हाँ, ये आपका एसपी मिक्सिंग की वजह से होता है, एसपी मिक्सिंग। और इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अभी बस नोट कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंस आया, सिग्मा 2pz जो है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एक्चुअली रिपल्शन की वजह से। सिग्मा 2ps, सॉरी सिग्मा 2s और सिग्मा 2p में रिपल्शन होने लगता है। हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप होता है ना इनका, तो हाँ एनर्जी लेवल क्लोज होता है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इनमें रिपल्शन होता है, तो सिग्मा 2pz जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार s दिखा रखा है आपको, फिर सिग्मा p, ठीक है। यहां पर नॉर्मल कंडीशन में है सिग्मा p, पाई स्टार p, सिग्मा, ठीक। अब क्या होता है बेटा, ये दोनों रिपेल करते हैं, ये दोनों रिपेल करते हैं, तो देखिए ये वाला नीचे आ गया, दिख रहा है आपको, यहां से ये लोअर आ गया एनर्जी, और ये इधर से शिफ्ट होके ऊपर चला गया, तो इनके एनर्जी ऑर्डर में स्लाइट डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हाँ, और वो आपको याद रखना है कि पाई पी ये एक्स वाई जो भी आप ले रहे हैं, पाई पी ये आपका पहले आएगा, और सिग्मा ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, डिफरेंस केवल यहीं पे आया, डिफरेंस केवल यहीं पे आया, ठीक है। हाँ, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, आज यहां पर कंप्लीट करते हैं।